Hello students and friends, welcome back to the series of video classes for the subject of science for CBSE board students. And today we are back with the next lecture, that is the lecture number 2 from 6th chapter of our science subject. And the chapter is life processes. So students, the topic which we are going to start today is nutrition. न्यूट्रिशन हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और न्यूट्रिशन में आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में, दैट इज द प्रीवियस लेक्चर, इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको थोड़ा आइडिया दिया गया था कि व्हाट इज न्यूट्रिशन. बट न्यूट्रिशन, इफ वी आर गोइंग टू डिफाइन न्यूट्रिशन, देन न्यूट्रिशन इज अ लाइफ प्रोसेस. सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है, life process means it is a process without which a living organism cannot remain alive. Okay, अगर न्यूट्रिशन प्रोसेस नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा. ओके, सो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड. न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड सो दैट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मीट्स इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट. जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, उनको पूरा करने के लिए जिस प्रोसेस से भी वो ऑर्गेनिज्म बाहर एटमॉस्फेयर से फूड लेता है अपने अंदर, वो पूरा प्रोसेस न्यूट्रिशन कहलाता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. ओके, सो न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म सो दैट दैट ऑर्गेनिज्म may remain alive, that organism may meet its energy requirement. Okay, so nutrition definition complete होगा. Now after nutrition, the next term we should know about is nutrients. Now nutrients, but a nutrient कोई भी फूड सब्सटेंस जो एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से लेता है अपने अंदर, सो दैट वो उससे या तो उसको यूज कर सके एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, या तो उससे वो एनर्जी ले सके, या फिर उसको यूज कर सके फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी. ओके, तो उस चीज को हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं. दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट इज एनी सब्सटेंस टेकन इन बाय द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स सराउंडिंग व्हिच कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हिच कैन बी यूज्ड either as a source of energy or for biosynthesis of its body. मतलब उसके बॉडी पार्ट्स को बनाने में, सिंथेसिस मतलब बनाना, टू प्रोड्यूस. ओके, उसके बॉडी पार्ट्स को या तो वो बनाने में, ग्रो करने में, रिपेयर करने में यूज करेगा उसको, या फिर वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी उसके अंदर यूज होगा. ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो ऑर्गेनिज्म ने सराउंडिंग से अपने अंदर लिया है, जो इन दोनों में से किसी भी एक टाइप से यूज होता हो, दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट. ओके, और न्यूट्रिएंट कई टाइप के होते हैं. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिएंट आई कैन राइट ओवर हियर. सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिएंट कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. ओके, न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स होते हैं, दे आर विटामिन्स. फैट्स, मिनरल्स, वाटर भी न्यूट्रिएंट होता है, वाटर. और एक क्लास में हमें फाइबर, फाइबर भी न्यूट्रिएंट होता है. ये 7 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं. आप कह सकते हैं ये 7 टाइप्स ऑफ फूड है जो कोई ऑर्गेनिज्म अपने अंदर ले सकता है. दैट न्यूट्रिएंट कैन बी अ कार्बोहाइड्रेट, अ प्रोटीन, अ विटामिन, अ फैट, अ मिनरल, वाटर और फाइबर. इन सब चीजों से या तो वो ऑर्गेनिज्म उनको यूज करेगा एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, या फिर वो यूज करेगा उनको फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी. ओके, सो न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट. न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है फूड अंदर लेने का, और जो फूड हम लेते हैं इन दो चीजों को कंप्लीट करने के लिए, उस फूड को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट. और न्यूट्रिएंट इट कैन बी ऑफ these 7 types.
learn these 7 types of nutrients. Okay students, अब nutrient के बाद we will be doing the modes of nutrition. nutrition कितने तरह का होता है, modes of nutrition. Okay, तो modes of nutrition, next point, modes of nutrition. Broadly speaking, nutrition has two modes, दो तरह का होता है, और वो क्या क्या है? The two modes are autotrophic mode, and another one is heterotrophic mode of nutrition. So the two modes of nutrition are autotrophic mode of nutrition and heterotrophic mode of nutrition. Now what is autotrophic mode of nutrition? Autotrophic mode of nutrition क्या होता है? Autotrophic mode of nutrition can be defined as that mode of nutrition in which an organism produces its own food using simple inorganic substances such as carbon dioxide and water, and that food is produced in the presence of sunlight. sunlight से एनर्जी लेकर वो फूड बनाया जाता है. ओके, तो ऑटोट्रॉफिक मोड, ऑटो वर्ड मतलब सेल्फ, ऑटो मींस सेल्फ, द वर्ड ऑटो मींस सेल्फ, एंड ट्रॉफिक मींस न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन मींस फूड. ओके, तो जो भी इस प्रोसेस को फॉलो करेगा उसका मतलब है कि वो अपना खाना सेल्फ और खुद बना रहे हैं. ओके, न्यूट्रिशन फूड. ओके, तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स. द ऑर्गेनिजम्स दोस मेड देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूजिंग simple inorganic substances such as carbon dioxide and water. They are known as autotrophs. इन organisms को हम autotrophs बोलते हैं. So we are having the definition for autotrophic mode, and the organisms are known as autotrophs, and some of the examples can be ग्रीन प्लांट्स. कोई भी ग्रीन प्लांट आप इसके एग्जांपल में दे सकते हो. फॉर एग्जांपल रोज, फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री. ओके, कोई भी ग्रीन प्लांट, मैंगो ट्री. और सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑल्सो ऑटोट्रॉफ्स. कुछ बैक्टीरिया भी ऑटोट्रॉफ्स ही होते हैं. तो ऑटोट्रॉफ हमें समझ आया क्या? ऑटोट्रॉफ वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं. किस चीज से बनाते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से, वाटर से. कब बनाते हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बनाते हैं. इनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं. और इस प्रोसेस से फूड मैन्युफैक्चर करना, द प्रोसेस इज नोन एज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. एग्जांपल्स, कोई भी ग्रीन प्लांट, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, या फिर कुछ बैक्टीरिया भी इसके अंदर आ जाते हैं. ओके, now heterotrophic mode of nutrition. Heterotrophic mode of nutrition क्या? So students, nutrition or nutrients, I hope ये तो आपको क्लियर था. I am going to rub this part of the book. Okay, yes, तो heterotrophic mode of nutrition क्या होता है? What is heterotrophic mode of nutrition? Heterotrophic mode of nutrition में बच्चों वो ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो अपना खाना खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकते. ओके, सो इट इज अ प्रोसेस. हेटरोट्रॉफिक मोड इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन फूड एंड दैट ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन अनदर ऑर्गेनिजम्स फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट. और वो ऑर्गेनिज्म दूसरी चीजों पर, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए. ओके, और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ऑटोट्रॉफ्स पर ही डिपेंड करता है, बिकॉज ऑटोट्रॉफ्स ही मेन सोर्स ऑफ फूड होते हैं हमारे अर्थ पर. जहां पर कहीं पर भी अर्थ पर अगर कोई खाना बनता है तो उसके लिए सोर्स क्या है? ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म ही है.
मेनली ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो हेटेरोट्रॉफिक मोड कौन सा मोड है? वो मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकता और वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ पर डिपेंड करता है, मतलब अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज हेटेरोट्रॉफ्स। और इसके एग्जाम्पल्स में आप कोई भी एनिमल लिख सकते हो, ह्यूमन बीइंग्स भी इसी में आते हैं। ह्यूमन बीइंग्स मतलब हम लोग भी हेटेरोट्रॉफ ही हैं। कोई भी एनिमल जैसे कि टाइगर, लायन, काऊ, डॉग, ओके, और कुछ फंगाई भी इसी में आएंगे, वो भी हेटेरोट्रॉफ्स ही होते हैं। ओके, तो the two modes of nutrition are autotrophic mode, heterotrophic mode. क्लियर? अब ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी आगे 3 तरह का होता है। इट इज आल्सो ऑफ 3 टाइप्स। तो इसकी भी सब कैटेगरीज हैं, इसकी भी सब कैटेगरीज हैं। इट इज आल्सो ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1 is saprophytic mode. What's the name? Saprophytic mode. Another one is parasitic mode. Parasitic mode of nutrition. And the last one is holozoic mode of nutrition. So heterotrophic mode of nutrition 3 तरह का होता है, saprophytic, parasitic and holozoic. अब बेटा saprophytic की डेफिनेशन आपके सामने है। Now what is the meaning of this definition? Saprophytic mode में क्या होता है? Saprophytic mode of nutrition is that process in which organism derives its food from decaying organic matter. Decaying organic matter मतलब जो प्लांट्स डिके कर रहे हैं या जो एनिमल्स डिके कर रहे हैं, इसको ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, उसको जिसके अंदर लाइफ थी या अभी है और वो डिके करने लगा, मतलब सड़ने लगा, या तो मर चुका है और मरने के बाद डिके कर रहा है या मरने वाला है और डिके कर रहा है। ओके, सो डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड मटेरियल लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं रिजोबस और यीस्ट, ये इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, दे फॉलो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मशरूम भी इसका एग्जांपल है। ठीक, मशरूम में भी यही होता है कि वो डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल से अपना फूड, अपना एनर्जी लेता है। ओके, नेक्स्ट इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बट अ पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द डेफिनेशन मींस दैट इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज नोन एज पैरासाइट। जो ऑर्गेनिज्म इस तरह के मोड को फॉलो करता है उसको बोलते हैं पैरासाइट, और जो सेप्रोफाइटिक को फॉलो करता है उसको बोलते हैं सेप्रोफाइट। ओके, तो पैरासाइट अपने होस्ट से, मतलब जिससे वो अपना फूड रिक्वायरमेंट पूरा करेगा, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं होस्ट। अपने होस्ट से अपना फूड रिक्वायरमेंट पूरा करता है, लेकिन उसको इन जनरल हार्म नहीं करता। बट कैसे करता है अपना फूड रिक्वायरमेंट? जो उसके होस्ट का खाना है वही ये खाने लगता है। ओके, और इनफैक्ट वो अपने होस्ट की बॉडी पर या बॉडी के अंदर रहता है, या तो होस्ट की बॉडी पर रहेगा या बॉडी के अंदर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल लॉस, मतलब जू। कैसे होते हैं ये पैरासाइट्स? ये मैमल्स के सर में हो जाते हैं, हेड में, बालों में हो जाते हैं। मंकी इज द कॉमन एग्जांपल, जिसके ऊपर लॉस मतलब जू होती है। ओके, तो ये जू किस तरह से अपना खाना ड्राइव करती हैं? जिस बॉडी के ऊपर ये जू हो जाते हैं, ये पैरासाइट हो जाते हैं, उस बॉडी के अंदर से उसके ब्लड से वो अपना फूड मटेरियल सब करते रहते हैं। ओके, और भी इसके अंदर एग्जांपल्स हैं, जैसे कसकटा प्लांट।
इंडिया में कसकटा प्लांट को बोलते हैं अमर बेल। ये एक ऐसा प्लांट है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर चलता है और दूसरे प्लांट्स से अपनी फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करता है हमेशा। राउंड वर्म जनरली इंडिया में स्मॉल किड्स जो होते हैं, इन्फेंट्स जो होते हैं, छोटे बच्चे 1-2 साल के बच्चे होते हैं, उनकी इंटेस्टाइन्स में कीड़े हो जाते हैं ना, जिनको बोलते हैं कीड़े हो गए, वो राउंड वर्म्स होते हैं। ये राउंड वर्म्स उनकी इंटेस्टाइन में हो जाते हैं और जो इंटेस्टाइन में डाइजेस्टेड फूड होता है उसी से अपना फूड ये ड्राइव करते हैं। ओके, तो इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पैरासाइट किसी होस्ट के ऊपर है तो हो सकता है कि वो होस्ट स्लोली वीक हो जाए। ओके, तो पैरासिटिक मोड ये होता है। नाउ द लास्ट वन इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड में डेफिनेशन का मीनिंग ये हो जाएगा कि ये वो प्रोसेस है, ये वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट होती है कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल की और ये उसे ऑब्टेन करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स से, आइदर बाय किलिंग देम और बाय हार्मिंग देम। फॉर एग्जांपल काउ प्लांट्स खाती है, तो प्लांट इज अनदर ऑर्गेनिज्म, और वो या तो प्लांट मर जाएगा या प्लांट को बहुत ज्यादा हार्म होगी जब काउ उन प्लांट्स को खा रही होगी। ओके, इसी तरीके से आप कह सकते हैं कि लॉयन विल किल अनदर एनिमल, सो दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, तो either by harming them or by killing other animals, in this process the nutrition needs are met by the organisms. Okay, so modes of nutrition, students, everything is in front of you. Broadly it is of two types, autotrophic and heterotrophic, and then autotrophic वो mode of nutrition है जो प्लांट्स या कुछ बैक्टीरिया फॉलो करते हैं, ग्रीन प्लांट्स। ओके, और ये अपना खाना खुद बनाते हैं, they manufacture their own food। हेटरोट्रॉफिक मोड, अगर ऑर्गेनिज्म का खाना खुद नहीं बना सकता देन दैट इज हेटरोट्रॉफिक मोड, वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने खाने के लिए डिपेंड करता है। ओके, और वो 3 तरह का होता है, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक एंड होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक में ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल पर, पैरासाइटिक में ऑर्गेनिज्म डिपेंड करता है दूसरे होस्ट पर, उसको वो जनरली हार्म नहीं करता, लेकिन होस्ट हो सकता है कि वीक हो जाए। ओके, होस्ट के अंदर वीकनेस आ जाती है। और होलोजोइक मोड में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को बहुत ज्यादा हार्म करेगा या किल कर देगा सो दैट उसके अपने एनर्जी नीड्स पूरे हो सके। ओके, तो होलोजोइक मोड भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट, आप इस टेबल को कॉपी कर सकते हैं अपने नोटबुक्स में एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ओके, so my friends, the next part of the lecture is about nutrition in plants. So the heading is nutrition in plants. और जो हम बोल रहे हैं प्लांट्स, तो इट मींस वी मीन ग्रीन प्लांट्स। और ग्रीन प्लांट्स में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बच्चों? ऑटोट्रॉफिक मोड। ऑटोट्रॉफिक। So nutrition in plants, so green plants follow autotrophic mode of nutrition because they can manufacture their own food in the presence of sunlight. Okay, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में जो प्रोसेस इन्वॉल्व है फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उस प्रोसेस का स्पेशल नेम होता है फोटोसिंथेसिस। The process is known as photosynthesis. Synthesis means to produce. Okay, और photo means in presence of light. Photo means light, so in presence of light. To produce in presence of light. So this process is known as photosynthesis. So the definition of photosynthesis can be written as: photosynthesis is the process with the help of which green plants make their own food using simple inorganic substances like carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. Sunlight और chlorophyll की presence में होता है। ओके, और ये प्रोसेस हम एक केमिकल इक्वेशन से भी रिजेंबल कर सकते हैं।
इस प्रोसेस के लिए केमिकल इक्वेशन होती है और वो इक्वेशन वी कैन राइट इट लाइक दिस। डेफिनेशन में क्या बोला है हमने? इस प्रोसेस में सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज होते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 6 molecules of carbon dioxide and 6 molecules of water when combined together in the presence of sunlight, ये बोला ना डेफिनेशन में, in the presence of sunlight। और क्लोरोफिल के साथ, क्लोरोफिल हेल्प करेगा। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट के ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है। इसी ग्रीन पिगमेंट से ग्रीन प्लांट्स का कलर में ग्रीन शो, ग्रीन दिखाई देते हैं वो आपको। ओके, तो इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट आता है दैट प्रोडक्ट इज द फूड फॉर प्लांट। C6H12O6 इसको हम ग्लूकोज बोलते हैं। दिस इज द फूड फॉर प्लांट। एक्चुअली इट इज अ वेरी सिंपल शुगर, ये एक सिंपल शुगर है और साथ में बाय प्रोडक्ट आता है दैट इज ऑक्सीजन। ये बाय प्रोडक्ट हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनिमल्स और बहुत सारे दूसरे लिविंग बीइंग्स ऑक्सीजन से ही जिंदा रह पाते हैं। व्हाट वी नीड फॉर रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन। उसी ऑक्सीजन से हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने की हेल्प मिलती है। ओके, तो बाय प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है ऑक्सीजन। ओके, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ जब मिलेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से उसका ऑक्सीजन बन जाएगा और प्लांट के लिए खाना तैयार हो जाएगा जिसको हम ग्लूकोज, एक सिंपल शुगर होता है, बोलते हैं। ओके, ये इसकी केमिकल इक्वेशन है, फोटोसिंथेसिस की केमिकल इक्वेशन। लर्न दिस इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स व्हिच आर अकरिंग ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो हमें समझने होंगे बेटा। ठीक है, तो 3 मेजर इवेंट्स जो हमारी एनसीईआरटी में भी लिखे हुए हैं, बाकी माइनर माइनर इवेंट्स तो और भी हैं व्हिच आई विल एक्सप्लेन यू ऑल ऑफ देम। ठीक है, बट 3 मेजर इवेंट्स जो हमारे एनसीईआरटी में भी लिखे होते हैं और सारी बुक्स में मेंशन्ड हैं, वो इवेंट्स क्या है? द फर्स्ट इवेंट इज दैट एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का एब्जॉर्प्शन सनलाइट से। ओके, तो आप कह सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल भी है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल? द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल इज दैट कि ये क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और सनलाइट से ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को पूरा करने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको या प्लांट को मिलती है। ओके, रिमेंबर दिस। तो पहला स्टेप हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। उसके बाद अगला इवेंट या दूसरा इवेंट क्या होता है? उसके बाद होता है कन्वर्जन ऑफ दिस सनलाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और ये भी क्लोरोफिल ही करते हैं। ठीक है, तो ये जो केमिकल, ये जो सनलाइट एनर्जी ट्रैक की है क्लोरोफिल ने, उसको कन्वर्ट करना है केमिकल एनर्जी में और फिर उस एनर्जी से इस वाटर मॉलिक्यूल के 2 पार्ट कर देने हैं इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मतलब कन्वर्जन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, या कह सकते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, और फिर लास्ट पार्ट क्या होता है? लास्ट पार्ट होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका रिडक्शन होता है इनटू ग्लूकोज व्हिच इज द फूड फॉर प्लांट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। अब इसमें क्या हो रहा है देखेंगे आप। देखिए, एक्चुअल में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड, एक्चुअल में जो ये वाटर मॉलिक्यूल है इसको स्प्लिट कर दिया है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, एंड दिस ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट। यही तो बाय प्रोडक्ट है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, वो रिडक्शन करता है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जब मिल जाएंगे सो दे टुगेदर प्रोड्यूस व्हाट इज नोन एज ग्लूकोज, द फूड फॉर द प्लांट। ओके, तो ये प्रोसेस होता है।
और ये प्रोसेस कब होता है? ये प्रोसेस पॉसिबल होता है जब क्लोरोफिल सनलाइट को ट्रैप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तब पॉसिबल होता है ये प्रोसेस। उस सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करा, उस केमिकल एनर्जी से वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करा टू हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो इज अवेलेबल एज बाय प्रोडक्ट, और ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करता है, तो ये रिडक्शन वाला पार्ट है इनटू ग्लूकोज। ओके, तो आप कह सकते हैं कि ये ऊपर वाला एरो रिडक्शन वाला पार्ट है और नीचे वाला एरो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट है। तो दिस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा है कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ओके, तो दीज आर द इवेंट्स। अब इन इवेंट्स को अगर हम डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व करें तो ये किस तरह से हो रहे होंगे, ये हमको देखना है। ओके, तो डायग्रामेटिकली देख लेते हैं ये इवेंट्स किस तरह से पॉसिबल होते हैं। तो उसके लिए मैं एक प्लांट का डायग्राम बना लेता हूं। एक ग्रीन प्लांट, आई एम हैविंग अ ग्रीन प्लांट, और उसकी एक लीफ ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज द लीफ ऑफ द प्लांट। ओके, और इस प्लांट के नीचे रूट्स भी होंगे, रूट्स भी बना लेते हैं। अब आप देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस क्या है। रिक्वायर्ड कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट। रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस आर कंडीशंस, आई विल राइट ओवर हियर, रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशंस। फोटोसिंथेसिस कैन नॉट अकर विदाउट क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इट कैन नॉट अकर विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट या कोई भी लाइट चाहिए। ओके, ऑल्सो बिना पानी के ये नहीं होगा और बिना कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी ये नहीं होता। सो दीज आर द फोर कंडीशंस, द एसेंशियल कंडीशंस। कैसे कंडीशंस? एसेंशियल कंडीशंस, जिनके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है। These are the four conditions: chlorophyll, sunlight, water and carbon dioxide. Okay? तो अब इस प्लांट को सबसे पहले चाहिए पानी, H2O. ओके, वो कहां से है H2O? एक्चुअली पानी एब्जॉर्ब करता है प्लांट फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा थ्रू इट्स रूट हेयर्स। थ्रू द रूट वो पानी ऊपर जाएगा और ग्रीन पार्ट्स तक पहुंचेगा, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रहा है ग्रीन पार्ट्स में। तो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट नॉर्मली लीव्स होती हैं, लीव्स आर द ग्रीन पार्ट, और बहुत सारे प्लांट्स के स्टेम्स के दूसरे पार्ट्स में ग्रीन हो सकते हैं। जो भी पार्ट ग्रीन है वहां पर आप समझ जाए क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ओके बेटा, क्लोरोफिल किस जगह पर होता है? सेल के अंदर। कहां होता है? सेल के अंदर एक सेल ऑर्गेनेली होती है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनेली? क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल lies within a cell organelle known as chloroplast. Very important. Okay, very important information over here. तो ये वाटर डिफ्यूजन ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू, द नेम ऑफ द प्रोसेस इज ऑस्मोसिस प्रोसेस की हेल्प से रूट इसको एब्जॉर्ब करेंगी वाटर को, और ये वाटर फ्रॉम द वाटर फ्रॉम सॉइल विल मूव थ्रू द जाइलम। जाइलम एक टिश्यू होता है, ट्रांसपोर्टेशन टिश्यू होता है प्लांट के अंदर, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। जाइलम के थ्रू होता हुआ ये पानी प्लांट के ग्रीन पार्ट्स तक पहुंच जाएगा। जैसे यहाँ पर लीफ इज अ ग्रीन पार्ट, तो लीफ तक आ गया। ओके, पानी आ गया। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए हर लीफ के पास, जैसे कि आई एम हैविंग अ लीफ ओवर हियर, हर लीफ के दो सरफेस होते हैं, एक अपर सरफेस होता है, एक लोअर सरफेस होता है।
लोअर सरफेस पर स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, उनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो वो स्मॉल ओपनिंग्स अगर मैं लोअर सरफेस पर बनाने की कोशिश करूं, सपोज दीज आर द स्मॉल ओपनिंग्स और ये लोअर सरफेस पे है, इन स्मॉल ओपनिंग्स के थ्रू इनको स्टोमेटा बोलते हैं। दे आर नोन एज स्टोमेटा, दीज आर स्टोमेटा, और ये लोअर सरफेस पर होते हैं, याद रखिएगा। कुछ प्लांट्स की लीव्स पर ऊपर भी हो सकते हैं, बट दे आर मेनली लाइक ऑन द लोअर सरफेस। इनके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है ये प्लांट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाता है। जिस प्रोसेस से अंदर जाएगा उस प्रोसेस का नाम होता है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन प्रोसेस से ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंच गया, वाटर भी पहुंच गया, कहां पहुंच गए? ग्रीन पार्ट्स के पास पहुंच गए। अब ग्रीन पार्ट्स जो कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है, उसने क्या करा है? उसने सनलाइट को एब्सॉर्ब कर लिया है। ओके, सनलाइट एब्सॉर्ब करने के बाद उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट भी कर लिया है। तो सनलाइट भी आएगी यहां से, सपोज दिस इज द सन, सनलाइट या कोई भी लाइट चलेगी, सनलाइट भी प्लांट ने एब्सॉर्ब कर ली विद हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अब सनलाइट एब्सॉर्ब करने के बाद जो यहां पर वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको स्प्लिट कर देते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अलग अलग। ऑक्सीजन थ्रू दी स्टोमेटा, इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू बाहर चला जाता है एज बाय प्रोडक्ट विच इज अवेलेबल फॉर अस टू ब्रीथ। यही ऑक्सीजन हम ब्रीथ इन करते हैं। ओके, और ये हाइड्रोजन क्या करता है? ये हाइड्रोजन जो कार्बन डाइऑक्साइड लिया है ना, इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये ग्लूकोज बनाता है। और ये ग्लूकोज क्या है? दिस ग्लूकोज इज द फूड फॉर द प्लांट। ओके, ये ग्लूकोज फूड फॉर द प्लांट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज 6C6H12O6, C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये बिल्कुल सिंपल शुगर होता है। अब ये ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन बाहर आ गया। अब इस ग्लूकोज को यहां से ट्रांसपोर्ट कर देना है टुवर्ड्स द नीडी पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जहां पर एनर्जी की जरूरत है वहां ये ग्लूकोज जाएगा और एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। ओके, और अगर एक्सेस ग्लूकोज बना है प्लांट के पास, तो देन दैट एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और वो स्टार्च की फॉर्म में लीव्स के अंदर स्टोर हो जाता है, या प्लांट्स के दूसरे पार्ट में भी स्टोर हो सकता है। फॉर एग्जांपल जैसे पोटैटो प्लांट का जो पोटैटो होता है वो एक्चुअली उस प्लांट के अंदर स्टोर्ड स्टार्च है, एक्सेस स्टार्च को उसने पोटैटो के अंदर स्टोर किया हुआ है। ओके, तो इस तरीके से एक्सेस ग्लूकोज को या तो लीफ भी स्टोर करेगी इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, या वो दूसरे पार्ट्स में भी स्टोर हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ओके, तो बेटा ये पूरा प्रोसेस हमारा फोटोसिंथेसिस की डिटेल्स शो करता है। 3 मेजर इवेंट्स हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ द सनलाइट बाय द क्लोरोफिल, ओके, then splitting of water molecule into hydrogen oxygen when that absorbed sunlight is converted into chemical energy, उस chemical energy से split हुआ। ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट की तरह निकल गया, ऑक्सीजन गैस, और हाइड्रोजन ने कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करा, रिडक्शन करा उसका, और ग्लूकोज बनाया व्हिच इज द फूड फॉर द प्लांट। उसको ट्रांसपोर्ट कर देते हैं टुवर्ड्स द नीडी पार्ट ऑफ द प्लांट, और अगर एक्सेस ग्लूकोज है तो उसको स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर लिया जाता है विद इन द लीव्स या दूसरे पार्ट्स में भी। ओके, तो ये पूरा हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है। ठीक, पानी जो लिया है वो रूट्स के थ्रू एब्सॉर्ब हुआ है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन प्रोसेस से अंदर गया थ्रू स्टोमेटा। ऑक्सीजन भी डिफ्यूजन प्रोसेस से ही बाहर आया है थ्रू स्टोमेटा, ये भी याद रखिएगा। ओके, अब ये स्टोमेटा किस तरह से फंक्शन करते हैं, इनका भी हम अलग से स्टडी अभी करेंगे कि किस तरह से स्टोमेटा फंक्शन करता है, सो दैट गैसेस कैन मूव इन एंड आउट ऑफ दिस स्टोमेटा, ये भी पढ़ने वाले हैं। वन मोर थिंग ओवर हियर कि जो इवेंट्स है, मेजर इवेंट्स है फोटोसिंथेसिस के, क्या ये वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली होते हैं?
या जरूरी है कि इमीडिएटली ही हो वन आफ्टर द अदर? तो बेटा दिस इज नॉट नेसेसरी कि ये इवेंट्स, ये मेजर इवेंट्स वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली ही हो। फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट्स में क्या होता है? डेजर्ट प्लांट्स का एग्जांपल चल रहा है हमारा। डेजर्ट प्लांट्स क्या करते हैं? डेजर्ट प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट टाइम, रात को वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर आ जाएगी और एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया और एक इंटरमीडिएट प्रिपेयर कर लिया। देन ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे, ड्यूरिंग सनलाइट टाइम, सनलाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है और उस एनर्जी से इस इंटरमीडिएट फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को वो कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। इस तरह से डेजर्ट प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस पूरा हो जाता है। तो इट मींस जो यहां पर स्टेप्स हैं इनके बीच में गैप हो सकता है एज पर द कंडीशन। ये वन आफ्टर द अदर एक साथ भी हो सकते हैं, आगे पीछे एकदम विद इन नो टाइम, विद नो गैप बिटवीन द प्रोसेसेस, और इन प्रोसेस के बीच में गैप हो भी सकता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करा रात में और फिर एक गैप है, लंबा गैप, और फिर नेक्स्ट डे ड्यूरिंग द सनलाइट टाइम बाकी का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो बेटा ये अभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की डिटेल्स है, आप इन डिटेल्स को कॉपी कर लें एज अ नोट्स एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। And now my friends, how do stomata work? Stomata की functioning of stomata। तो इसके लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। लोअर सरफेस ऑफ द लीफ है मान लो ये, और यहां पर एक ओपनिंग है which is known as stomatal opening, और इस ओपनिंग के दोनों साइड पर कुछ सेल्स, दो सेल्स होते हैं। These cells are of the shape of किडनी जैसे हैं कुछ, ठीक है ना। ये गार्ड सेल्स हैं, इनके बीच में एक ओपनिंग है, दैट ओपनिंग इज नोन एज स्टोमेटल ओपनिंग। स्टोमेटा की ओपनिंग है वो, दिस इज स्टोमेटल ओपनिंग। और इन दोनों को हम, ये कुछ काजू जैसे, किडनी जैसे दिख रहे हैं आपको, इनको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। इनका नाम गार्ड सेल्स इसलिए है बिकॉज दे कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा, गार्ड सेल्स। ओके, ये भी ग्रीन कलर के ही होते हैं जनरली गार्ड सेल्स। अब जब ये स्टोमेटा ओपन है तब क्या होता है, कैसे ओपन होता है, हमें वो देखना है, ठीक है ना। तो स्टोमेटा अगर ओपन है, स्टोमेटा इट इज ओपन, इट मींस गार्ड सेल्स आर फिल्ड विद वाटर। गार्ड सेल्स के अंदर पानी भरा पड़ा है, सो दैट दे एक्सपैंड एंड बिकम कर्व्ड। ये कर्व्ड हो जाते हैं एक्सपैंड होकर। Guard cells when filled with water, they will expand, they will become curved, and the stomatal opening gets open, और stomatal opening खुल जाती है। ठीक, अगर इन गार्ड सेल्स में से सारा पानी निकल जाए तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, they become flat like this. Now these are again guard cells, लेकिन ये गार्ड सेल्स श्रिंक हो चुके हैं क्योंकि इनके अंदर पानी नहीं है और स्टोमेटल ओपनिंग क्लोज्ड है, मतलब स्टोमेटा इज क्लोज्ड। स्टोमेटा क्लोज्ड बिकॉज नो वाटर इन गार्ड सेल्स, सो गार्ड सेल्स श्रिंक टू क्लोज स्टोमेटा। तो जब प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड लेने की, कार्बन डाइऑक्साइड लेना है ना प्लांट में, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहां से जाएगा तो ये खुल जाएगा
ओके, या ऑक्सीजन बाहर देना है, ये खुल जाएगा। कैसे खुलेगा? गार्ड सेल्स के अंदर पानी भर जाएगा और वो खुल जाते हैं, वो कर्व होकर खुल जाते हैं, ठीक। और जब उसको क्लोज होना होता है, मतलब जब प्लांट चाहता है कि उसके थ्रू कोई सब्सटेंस अंदर बाहर ना आ जाए, तो ये क्लोज हो जाते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। और ये स्टोमेटल ओपनिंग कैसे क्लोज होते हैं? गार्ड सेल्स के अंदर से सारा वाटर बाहर निकल जाता है, ये श्रिंक हो जाते हैं और फ्लैट हो जाते हैं, दे श्रिंक टू फ्लैट, और उस तरह से स्टोमेटा की ओपनिंग बंद हो जाती है बेटा, ठीक है। अब इनको बंद होने की जरूरत क्यों है? इट इज बिकॉज जब गार्ड सेल्स खुले होते हैं, स्टोमेटा खुला होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर बाहर जाने से अलग, मतलब डिफ्यूजन ऑफ गैस होने से अलग, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स भी बाहर आ जाता है, ठीक है, या वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेरी वेरी स्मॉल ड्रॉप्स भी बाहर आ जाता है, टाइनी ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। सो स्टोमेटा अगर खुले हैं तो प्लांट में सफर लॉस ऑफ वाटर, प्लांट को लॉस ऑफ वाटर हो सकता है, ओके। तो लॉस ऑफ वाटर को मिनिमाइज करने के लिए गार्ड सेल्स क्लोज हो जाते हैं, स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं होती तो वो बंद ही रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होगी क्योंकि फोटोसिंथेसिस करना है तो वो खुल जाएंगे, ओके। सो दिस इज हाउ द फंक्शनिंग ऑफ स्टोमेटा टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स, ओके। ये हमारे गार्ड सेल्स हो गए सारे। अब इसके बाद में पहले बेटा इसको कॉपी कर लेना, छोटा सा टॉपिक है। And now my dear students and friends, we are towards the last part of this lecture today. हम इस लेक्चर के अपने लास्ट पार्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और लास्ट पार्ट में हमें क्या सीखना है? लास्ट पार्ट में we have to study a diagram जो हमारे NCERT बुक्स में भी बना हुआ है, and that diagram is about cross section part of a leaf. एक लीफ का क्रॉस सेक्शनल व्यू, क्रॉस सेक्शनल पार्ट क्या होता है उसको समझने के लिए मैं आपको एक लीफ दिखाता हूं। सपोज ये मेरे पास एक लीफ है, दिस इज द कंप्लीट लीफ व्हिच आई कैन शो यू। दिस इज अ लीफ, आई एम टेकन फ्रॉम अ प्लांट। आप एक किसी भी ग्रीन प्लांट से ग्रीन लीफ ले लें, ये एक लीफ है। अगर आपको क्रॉस सेक्शन पार्ट इसका स्टडी करना है तो यू शुड कट इट लाइक दिस। आप इसको ऐसे कट करें लाइक दिस, ओके। इस तरह से कट करके इसका एक पार्ट निकाल लीजिए, डन। अब आपने इसके इस पार्ट की ये वाली एज जो अभी कटी है ना, फ्रेश एज, इस पार्ट की स्टडी करनी है आपने, ओके। इस पार्ट को ही बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ द लीफ, डन। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल पार्ट ऑफ द लीफ। इस लीफ का ये छोटा सा पार्ट अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू हमको नजर आएगा। और ये डायग्राम जो आपके सामने बोर्ड पर है अभी, इस डायग्राम में एक अपर लेयर है, अपर लेयर ये ऊपर वाली लेयर होती है बेटा, दिस इज द अपर लेयर, ओके। दिस इज द अपर लेयर, दिस इज द अपर लेयर। और एक लोअर लेयर है जिसको लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं, ये नीचे वाली लेयर है। और ध्यान रखें, इफ यू विल ऑब्जर्व अ लीफ, नीचे वाली लेयर थोड़ी रफ होती है, ऊपर की थोड़ी स्मूथ होती है, मतलब वैक्सी, थोड़ी चिकनी होती है, ओके। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम कुछ लेबलिंग्स हैं आपको जो याद रखनी है। सबसे पहले आप देखेंगे लोअर एपिडर्मिस, ये जो नीचे एक सेल्स की लेयर है इसको लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं, मतलब ये लोअर लेयर है, ओके। और आप ध्यान से देखो, इसके बीच में एक ओपनिंग शो की गई है, दैट इज द स्टोमेटल ओपनिंग। ये स्टोमेटा है और इसके दोनों साइड पर जो सेल्स है वो गार्ड सेल्स है, ओके। और उसके बाद सीधा ऊपर वाली लेयर पर आ जाते हैं। ऊपर वाली लेयर पे सबसे ऊपर आप देखेंगे लिखा है वैक्सी क्यूटिकल। वैक्सी मतलब थोड़ा स्मूथ है सरफेस, ओके। क्यूटिकल ये सबसे ऊपर की लेयर है। देन उसके ठीक नीचे फिर एक सेल की लेयर है, दैट इज अपर एपिडर्मिस, ऊपर वाली लेयर अपर एपिडर्मिस। देन अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो स्पेस है वहां पर कुछ सेल्स भी हैं और कुछ खाली जगह भी है, एम्प्टी स्पेस भी है। एम्प्टी स्पेस मतलब एयर स्पेसेस। और जो सेल्स हैं आप ध्यान से देखेंगे, अगर उन सेल्स में कुछ ग्रीन पार्ट्स बने हुए हैं, ये हैं सेल ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, ओके। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट। और फोटोसिंथेसिस यही क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है क्लोरोफिल की हेल्प से। सो द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस
cell organelle in the cell जहां पर फोटोसिंथेसिस होता है. The site of the photosynthesis is chloroplast. Okay students. और अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच का जो ये पार्ट है लीफ का, यहाँ पर जिन सेल्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इन सेल्स को मेसोफिल सेल्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो ये मिडिल पार्ट मेसोफिल वाला पार्ट है. मेसोफिल सेल्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है विद इन क्लोरोप्लास्ट. तो स्टूडेंट्स, ये लेबलिंग आपको इस डायग्राम की याद रखनी है. प्लीज रिमेंबर दीज लेबलिंग्स ऑफ द डायग्राम. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड द लेक्चर टुडे. और आज के लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन देखा, ऑटोट्रोफिक एंड हेटेरोट्रोफिक. और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन को प्लांट्स के लिए डिटेल में भी किया, जहां पर हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किस तरह से प्लांट में होता है और कैसे उस प्रोसेस से उसका फूड मतलब कि ग्लूकोज बनता है, उसको भी हमने समझ लिया है. ओके, एंड आई होप कि आज के लेक्चर के बाद आपको ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड if you are facing still if you are facing any problem, then you may contact me. I will try to explain. Okay, so students, that's all for the class today, and wish to see you in the next class. Till then, bye bye.